नमस्कार साथियों, और आज हमें बात करनी होगी एक ऐसे फैसले की जिसकी उम्मीद है कि वो कल आए। एक ऐसे व्यक्ति की जो आज विधायक है, कल तक पत्रकार के रूप में जाने जाते थे और तब उन्हें एक ब्लैकमेलर पत्रकार भी कहा जाता था। नाम है उमेश कुमार। उमेश कुमार वही जो कानपुर से विधायक है, जो समाचार प्लस चलाते हैं। और उनके साथ इस वक्त जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उनमें है एक मैटर जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट यानी कि जो शपथ पत्र दाखिल किया था इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें बहुत सारी बातों को छुपाया था। कौन सी बातें? ये बातें उन केसेस से संबंधित थी जो उनके खिलाफ किए गए। इनमें से कई केसेस जो है, बहुत सारे तमाम केसेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप नेट पर जाएंगे तो आपको तमाम केसेस गूगल करके मिल जाएंगे। इनमें एक केस रेप का भी है जो इनके ऊपर किया गया दिल्ली में, और उस मैटर में भी आज जो स्थिति आ गई है वो ये है कि इस मैटर को माननीय उच्च न्यायालय ने पोषणीय माना है, यानी कि मेंटेनेबल, और इस पे डे टू डे हियरिंग शुरू होगी कल, यानी कि 29 नवंबर 2022 से। इस केस को, इस पेटिशन को मूव करने वाले दो लोग हैं जिनका नाम वीरेंद्र रावत और भावना पांडे है। और इससे मुश्किलें तो बहुत बढ़ गई हैं उमेश कुमार विधायक कानपुर की, मगर साथ ही एक और मामला है इनका, और वो है दल बदल के बारे में। दल बदल कानून जो है वो राजीव गांधी जी लाए थे 1985 में। और मैं आपको बता दूं कि आया राम गया राम आपने सुना है ना, बोला जाता है। ये जो मुहावरा है ये चुनावों से जोड़कर ही बनाया गया, क्योंकि जब आजादी मिली तो देश में बहुत सारे लोग जो राजनीति में आए, और आप जानते हैं कि राजनीति का स्तर धीरे धीरे नीचे करके गिरता गया, और राजनीति में आने वाले लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते थे। उसी में क्या हुआ कि हरियाणा में एक व्यक्ति था जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, मतलब वो जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, और इतनी स्पीड में जा रहा था कि एक बार तो कहा जाता है कि वो 24 घंटे के अंदर ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ गया। यानी कि वो उसने 3 पार्टी हो गई। एक पार्टी से गया होगा, फिर दूसरी पार्टी से आया होगा, तो 3 पार्टियां उसने बदल ली एक तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर। तो कहा जाता है आया राम गया राम है, उनको ये संज्ञा दी गई थी। इसकी कहानी फिर बताऊंगी। मगर आज कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की जो एक उन्होंने कारनामा किया, उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक क्षेत्रीय दल का गठन किया। तो आप कहेंगे इसमें क्या? इसमें यूं कि इन्होंने, जब ये विधायकी जीत गए, ये विधायक बन गए 10 मार्च 2022 को ये विधायक बन गए, और उसके बाद इन्होंने एक पार्टी का गठन कर दिया, और उसके बारे में बहुत सारी पोस्ट भी डाली थी अपने फेसबुक पर, और उसके बाद कुछ पोस्ट डिलीट कर दिए। और क्यों करें? क्योंकि एक विधायक जिनका नाम है रविंद्र पनियाला, और उनके साथ और भी लोग हैं, अलग अलग पिटिशंस दाखिल किए गए विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूरी भूषण के समक्ष, और कहा गया कि भैया इनकी तो विधायकी जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। तो जब हम दल बदल कानून की बात करते हैं, उसके पहले मैं आपको उमेश कुमार की पार्टी का बता दूं। उन्होंने 8 अप्रैल को पोस्ट किया कि उत्तराखंड में नए सशक्त क्षेत्रीय दल का आगाज। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और मेरे मित्रों को अवगत कराना है कि मैंने राजनीतिक क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक क्षेत्रीय पार्टी के गठन का निर्णय लिया है, जिसमें कि संपूर्ण उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े युवा, महिलाएं व सम्मानित जन जुड़ रहे हैं। आपको सूचित करना है कि इसी संबंध में पार्टी की घोषणा हेतु 9 अप्रैल का दिन चुना गया है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया पार्टी घोषणा के इस कार्यक्रम में पहुंचने का कष्ट करें। 9 अप्रैल 2022, समय 4 बजे, और स्थान लॉर्ड वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट, सुभाष रोड, देहरादून। 9 अप्रैल को उन्होंने एक वीडियो भी जारी करी, भाई प्रमोशनल वीडियोस। उत्तराखंड की आवाज, उत्तराखंड जनता पार्टी यूजेपी, दल नहीं दिल है, आपका सहयोग और प्रेम सदैव की तरह अपेक्षित है। फिर उन्होंने तमाम खबरें डाली थी उसके पहले भी कि वे एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए भी जो न्यूज़पेपर कटिंग्स थे और उनके दल बनाने के बाद भी वो सारी कटिंग्स इन्होंने अपने फेसबुक पेज पे डाला। मगर ये दल बदल कानून का उल्लंघन है, और मैं आपको याद कराना चाहती हूँ वो समय जब
हरीश रावत जी की सरकार को गिराने की कोशिश करी जा रही थी, उस वक्त स्पीकर थे गोविंद सिंह कुंजवाल जी। और तब क्या हुआ था कि उन्होंने भी दल बदल कानून के उल्लंघन के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। और उसमें क्या था कि जो हरीश रावत जी की सरकार के जो 9 विधायक, उन्होंने विधानसभा के अंदर ही भाजपा की तरफ चले गए थे। मतलब विधानसभा के अंदर ही जब वो भाजपा की तरफ चले गए तो ऑब्वियस है कि कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश थी। वो भाजपा का जो भी स्टाइल था, बाद में वो लोग उनके साथ जुड़ गए, लेकिन उस वक्त उन्होंने सरकार गिराने के लिए ये कार्य किया। मगर स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने दल बदल कानून का उल्लंघन का आरोप इन पर लगाते हुए इन 9 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। और उसके बाद हाईकोर्ट में जब ये मैटर गया था, तब भी विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के इस फैसले को सही माना गया था। तो मैं ये सब बताने के पहले आपको ये जरूर बताना चाहती हूं कि आखिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। भारतीय संविधान जो है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी 10th अनुसूची है, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से आप लोग ज्यादा जानते हैं। और इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया था 1985 में, जब राजीव गांधी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार थी। और एंटी डिफेक्शन का इसमें पूरा डेफिनेशन दिया था कि अगर कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दैट विधानसभा, तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और जो भी मतलब उसके जितने जो प्रावधान है उनको ठीक से डिफाइन किए गए हैं। और इसके हिसाब से जो लोग इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव से कि उनको पॉलिटिकल फायदा होगा या उनको कोई पोस्ट मिल जाएगी, उसके लालच में जो दल बदल करते हैं, ऐसे जो पीपल्स, मतलब ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो पीपल को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं उनको अयोग्य बना दिया जाएगा, ताकि जो विधानसभा है या संसद है वो स्थिर रहे। अब 10वीं अनुसूची की जो जरूरत है, यह आपको मैंने बता दिया, इसलिए हुई थी क्योंकि किस तरह से 60 और 70 के दशक में लोग छोड़ के जा रहे थे, और 60-70 के दशक में ही ये आया राम गया राम वाला जो हुआ था उसके बाद, और ये बहुत ज्यादा इस तरह से होने लगा था। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मामले में क्या हुआ। आज एक नोटिस आया है जिससे ये साफ हो गया है कि विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी भूषण ने इसमें संज्ञान ले लिया। कल वो फैसला ले सकती हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से इसके पहले मैं इसके ऊपर आऊं, मैं एक और जो इनके ऊपर केस है उसके बारे में भी जरूर बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से उस मैटर में भी अब वो पिटिशन को मेंटेनेबल मान के कल से डे टू डे हियरिंग करी जाएगी। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। तो एक मुश्किल तो वो हो गई। दूसरी मुश्किल है कि मतलब ये जो पूरा मैटर है, इसमें हुआ ये है कि इन्होंने जी, तो हाँ, आप लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। अच्छा, तो एनी हाउ, तो मैं आपकी बातों को बाद में आपकी बातों का करूंगी, लेकिन पहले मैं बता दूं कि इन्होंने अपने चुनावी शपथ पत्र में जो बातें छुपाई थी, वो मैटर तो एक अलग मैटर हाईकोर्ट में गया। मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में है कि उस मैटर में भी ये दल बदल के बारे में क्यों नहीं लिखा गया होगा, मगर ये पेटिशनर्स के ऊपर है, हो सकता है उनको पता नहीं होगा। वैसे सबको पता था, क्योंकि अप्रैल के महीने में इन्होंने ये नई पार्टी, ये यूजेपी, उत्तराखंड जनता पार्टी बनाई थी। अब उसमें भी ये लग रहा है कि उत्तराखंड मतलब हाईकोर्ट जो है वो जल्दी उसमें भी फैसला दे देगी। लेकिन अब उमेश कुमार ने जो 9 अप्रैल 2022 को देहरादून में उत्तराखंड जनता पार्टी इसको बनाने का ऐलान किया था, और सोशल मीडिया पे तमाम फोटो उन्होंने अपने फेसबुक में सब जगह डाले। और उसके बाद जब ये मैटर जब जिसे कहते हैं कि इसको 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का मैटर बता दिया गया, तो इन्होंने कुछ अपने पोस्ट डिलीट भी कर दिए थे। और इसमें रविंद्र पनियाला जो भाजपा के वो हैं विधायक, वो पहले बसपा में थे, अब वो भाजपा के विधायक है। रविंद्र पनियाला और भी जो है विधायक, उन्होंने 26 मई को स्पीकर के समक्ष एक याचिका दायर करी। और याचिका में
ये सारी बातें जो वीडियोस थे वो सबको सबूत के तौर पर उन्होंने पेश किया। और जैसे ही ये मैटर्स मतलब जोर शोर से पब्लिक डोमेन में आ गया और ये याचिका मूव करी गई विधानसभा अध्यक्षा के समक्ष, तो विधायक खानपुर उमेश कुमार ने अपनी कुछ पोस्ट डिलीट भी कर दी। और बहुत मतलब ये इतना लंबा समय, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया 26 मई से अब आज 28 मई है। 28 मई के दिन देखिए कोई भी गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब मतलब इस इतने लंबे समय के बाद ये जो पिटिशंस हैं, और सिर्फ रविंद्र पनियाला नहीं औरों ने भी दाखिल किया, उस पर संज्ञान लेते हुए रितु खंडूरी जी जो स्पीकर हैं उन्होंने सारी याचिकाओं को स्वीकार किया है और इसके बारे में उन्होंने सभी विधायकों को सूचना दी है। शासकीय अधिकारियों को भी ये भेज दिया गया। और इसमें क्या लिखा गया, 28 अक्टूबर 2022 हेमचंद्र पंत के द्वारा साइंड है, ये हस्ताक्षरित है, प्रभारी सचिव है वो विधानसभा सचिवालय के। और उसमें लिखा है उत्तराखंड विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता नियमावली 2005 के नियम 7 के उप नियम 3 क के अंतर्गत विधानसभा सदस्य की जानकारी हेतु निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है। भारत का संविधान की 10वीं सूची के अंतर्गत बनाई गई उत्तराखंड विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता नियमावली 2005 के नियम 7 के अंतर्गत श्री रविंद्र सिंह निवासी ग्राम पनियाला चंदापुर पोस्ट खास तहसील रुड़की हरिद्वार द्वारा श्री उमेश कुमार पत्रकार सदस्य विधानसभा के विरुद्ध दिनांक 26 मई 2022 को एक याचिका प्रस्तुत की गई है। मतलब उन्होंने संज्ञान ले लिया है आज्ञा से हेमचंद्र पंत प्रभारी सचिव। और ये पत्र जो है इसको विधानसभा अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव को अध्यक्ष को सूचना देने के लिए, नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव को उनको सूचना देने के लिए, और जितने सदस्य हैं उनको, जितने मतलब विधायक गण हैं उनको, प्रमुख सचिव उत्तराखंड शासन को, सचिव निर्वाचन आयोग भारत सरकार को, सचिव भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, सचिव राज्यपाल, महाअधिवक्ता उत्तराखंड नैनीताल, महासचिव राज्यसभा नई दिल्ली, महासचिव लोकसभा नई दिल्ली, विधानसभा सचिवालय के संबंधित अधिकारीगण, इन सबको दे दी गई है। और कल अब देखना ये होगा कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता नियमावली 2005 जो उत्तराखंड विधानसभा सदस्यों के लिए एक अलग है, उसमें ये 10वीं अनुसूची के बारे में लिखा गया है, इसमें क्या किया जा सकता है। अयोग्य घोषित होने के जो कई आधार है उनमें से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर ये आरोप लगते हैं तो वो अयोग्य होने के मतलब लायक होता है कि उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला, अगर एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्य छोड़ देता है सदस्यता, और अगर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो ये इनके ऊपर अप्लाई कर रहा है। किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तीसरा, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट किया जाता है, अगर अपनी पार्टी के विरोध में आप वोट करते तो भी आपको दल बदल कानून के तहत निकाल दिया जा सकता है। यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, मतलब 6 महीने खत्म होने के बाद अगर वो मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अब एक इसमें जरूर चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में उसको चुना जाता है तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और उस पद पर बैठा रह सकता है। जब वो उस पद को छोड़ता है तो फिर से वो पार्टी में शामिल हो सकता है, और इस तरह से उसको जो है आप अयोग्य करार नहीं देते हैं। और किसी पार्टी के अगर 2/3 विधायक पूरी मतलब 2/3 2/3 अगर अपने आप को अपनी पार्टी से अलग कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए वोट करते, 2/3 अगर चले जाते हैं
तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप निर्दलीय हैं और किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने यूजेपी को ज्वाइन किया जो इन्होंने बनाई है और इसकी अनाउंसमेंट करी, तो इनके ऊपर गाज गिर सकती है। अब कल ये देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्षा ने संज्ञान तो ले लिया है, मगर इसमें कार्यवाही क्या करी जाएगी। क्या विधानसभा में कल ऐसा कोई फैसला आएगा जिससे उमेश कुमार विधायक खानपुर की विधायकी चली जाए? क्या दल बदलू उड़ेगा? क्या दल बदलू जो एक पत्रकार हैं और उन्होंने सरकारों को गिराने की भी कोशिश करी है। निशंक जी की सरकार के समय में उनको तड़ीपार कर दिया गया था। हरीश रावत जी की सरकार को गिराने की उन्होंने कोशिश करी थी। ये जो 9 विधायकों वाली बात मैंने आपको बताई थी तब हुई थी। आज देखो, आप कभी किसी के साथ गलत मत करो। जब आपने किया है तो वो आपके ऊपर भी कभी आ सकती है। और आज देख लो आप कि जो दल बदल के कानून का उस वक्त इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि सरकार गिराने के लिए जो स्टिंग उस समय खानपुर के विधायक नहीं थे, वो केवल एक पत्रकार थे, मगर ब्लैकमेलर पत्रकार उन्हें कहा जाता था। और एक और चीज, उनका नाम बार बार अंकिता भंडारी केस में वीआईपी के जांच जो है, वीआईपी वाली जांच है, उस दायरे में आ गई है। अब कौन किसको फंसा रहा है ये तो समय बताएगा, लेकिन जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने एफिडेविट में अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो छुपाई है, उसमें वो केस मेंटेनेबल माना गया है, तो ये भी मान लीजिए कि इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और दूसरी तरफ इतना सारा कुछ हो रहा है, इस वक्त भाजपा की सरकार है। अगर आप देखें कि इनके ऊपर जो राजद्रोह का मुकदमा हुआ था उसको उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उसके बाद एक एसएलपी दाखिल करी थी उत्तराखंड की सरकार ने, और एक एसएलपी दाखिल करी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। तो इंडिविजुअली भी एक एसएलपी दाखिल करी और दूसरी एसएलपी सरकार की तरफ से भी दाखिल करी। तो जो एसएलपी दाखिल करी गई उसमें आज तक सुनवाई नहीं हुई, उसको वेकेट कराने के लिए भी इन्होंने कोशिश नहीं करी। और अब जो खबर आई वो बड़ी अजीब सी थी। वो ये थी कि ही इज स्ट्राइकिंग अ कॉम्प्रोमाइज, मतलब विधायक उमेश कुमार एक कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से। तो मैं इसको ऐसे जोड़ के देखना चाहती हूं कि इनके ऊपर ये दबाव भी है कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज कर ले, ताकि जो सीबीआई जांच की जो तलवार लटक रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर वो हट जाए। और दूसरी तरफ इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन जो हाईकोर्ट में केस है उसमें ये वाला मैटर नहीं डाला गया दल बदल का, इसलिए अब रितु खंडूरी भूषण जी के ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि दल बदलू नहीं मंजूर होता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़ती है, दूसरी पार्टियों को तोड़ती है, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमारे पास वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो राजीव गांधी जी ने दिया था दल बदल कानून का। वो इतना मजबूत नहीं साबित हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरा एन मास चले जाते हैं लोग उनके साथ, मतलब थोक के भाव में वो 2/3 तोड़ के ले जाते हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा था क्या हुआ महाराष्ट्र में, कैसे शिवसेना को तोड़ा गया। और उसी प्रकार से अब अगर आप देखें तो उत्तराखंड में भले ही ये ज्यादा, इसको मैं कहूंगी शाणवंती दिखाई ये उमेश कुमार जो है वो विधायक बन गए, उसके बाद उन्हें पार्टी बनाने की किसने नसीहत दी। लेकिन जब आप ज्यादा होशियार समझते हैं ना अपने आप को, तो आपके साथ गड़बड़ ही होता है। तो अब उमेश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उमेश कुमार के ऊपर एक केस चलेगा हाईकोर्ट में, और उमेश कुमार अब अपनी विधायकी कल बचा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। और देखने वाली बात होगी कि रितु खंडूरी भूषण जी जो विधानसभा अध्यक्षा हैं, वो कह रही हैं कि बहुत कड़ा फैसला लिया है उन्होंने विधानसभा नियुक्ति के मामले में। तो अब देखेंगे कि क्या करेंगी वो इस मामले में, उस मामले में जिनकी नौकरियां वो खा गई, क्योंकि भाई अब तो वही खा रही हैं। क्योंकि अगर प्रेमचंद अग्रवाल ने नियम कायदे बना के लोगों को रखा और उनको उन्होंने हटा दिया, तो जिसकी नौकरी गई है उससे पूछो ना उसका क्या हाल हो रहा है।
और किसी की भी नौकरी क्यों जाए। अगर आपने कोई गलती करी, अगर आपने नेपोटिज्म करके किसी को नौकरी दी है, तो ये तो गाज आप पे गिरनी चाहिए। तो मैं तो विधानसभा अध्यक्षा से भी जानना चाहती हूँ कि कब लिखेंगी पत्र वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी को कि इस्तीफा दो और कुर्सी छोड़ो। कब लिखेंगी पत्र और उन्हें कहेंगी कि प्रेमचंद अग्रवाल को उनके पद से इस्तीफा दिलवाया जाए या उन्हें बर्खास्त किया जाए। मगर सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री को उन्हें पत्र लिखना चाहिए कि भैया अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। मगर क्या ये कर पाएंगी विधानसभा अध्यक्षा? मगर हाँ, कल हमारी नजरें रहेंगी विधानसभा पर और विधानसभा की कार्यवाही पर, क्योंकि आज 28 अक्टूबर को कुछ देर पहले ये नोटिस आया है और उम्मीद कर रही हूं कि कल इस पर चर्चा होगी या इस पे उन्होंने संज्ञान लिया है तो कोई फैसला आएगा जो रविंद्र पनियाला के एवं अन्य विधायकों के जो याचिकाएं हैं जिनका उन्होंने संज्ञान लिया है उस पर। तो कार्यवाही क्या होगी? क्या दल बदलू उड़ेगा? क्या दल बदलू हटेगा? क्या ऋतुभूषण के पास इतनी हिम्मत होगी कि वो इनको हटाए? क्योंकि पूरी भाजपा पड़ी है इनके पीछे और अगर गलत किया है तो हटना ही चाहिए। दल बदल कानून के तहत आता है और ये लीगली उसमें आता है। अब देखना है कि लीगली वो कैसे डिफाइन करेंगी इसको और इनको हटाएंगी, इनकी विधानसभा मेंबरशिप इनसे छीनी जाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। और इसी वजह से कह रही हूं कि इतने सारे दबाव हैं इनके ऊपर। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच गए थे जब एसएलपी वापस लेने की बात आई थी। मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपसे भी दो बातें बोलना चाहती हूं कि जब आपने ये 2 एसएलपीज दाखिल करी, एक एज पार्ट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट और एक एज इंडिविजुअल, तो कौन सी रहनी चाहिए? उत्तराखंड सरकार आपके केस को क्यों लड़ रही है? आप मुख्यमंत्री के तौर पर जरूर रहे थे, लेकिन जिस आरोप पर अंडर आर्टिकल 226 माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके ये कहा था कि सीबीआई को निर्देशित किया था कि एफआईआर दर्ज करके आपके इस मैटर में जांच करा जाए, क्योंकि सीएम के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस थे। उस मैटर को आपने एसएलपी दाखिल करके वहां पे रोक दिया, उसमें सुनवाई नहीं करवा रहे। और आपके साथ उमेश कुमार भी कहा जा रहा है मिले हुए हैं जो सुनवाई नहीं करवा रहे हैं। तो वो केस जो है, आप जब भाजपा के प्रभारी थे, जब आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं थे, जब आप भाजपा के प्रभारी थे और आप भाजपा के झारखंड के प्रभारी थे, तब गौ सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर किसी को बैठाने के लिए आप पर आरोप लगा था कि 20 लाख रुपए आपने लिए। उसमें अगर जांच हो जाए तो क्या भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा वो बेहतर ना दिखेगा? या आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा गलत किया है कि चाल चरित्र चेहरा भाजपा का सामने आ जाएगा? इसीलिए जैसे वीआईपी को बचाया जा रहा है अंकिता भंडारी के केस में, उसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री TSR 1 के अपराधों को बचाने की, उनके स्कैम्स को, करप्शन को, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे से एक भाजपा नेता के केस को लड़ रही है, जो हमें मंजूर नहीं है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और कल नजर रहेगी विधानसभा पर और देखते हैं कि क्या होता है खानपुर के विधायक की विधायकी पर, और क्या होता है खानपुर के विधायक उमेश कुमार के साथ जब उनका वो केस जो अब डे टू डे चलेगा उसमें आएगा फैसला कि उन्होंने छुपाई थी बहुत सारी बातें आपने इलेक्शन एफिडेविट में। ठीक उसी प्रकार से जैसे उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी का जो रेजिडेंट है वो दिल्ली की रेजिडेंट है, वो आरके पुरम की रेजिडेंट है और उनका एफिडेविट ये कहता है, लेकिन वो चुनाव लड़ती हैं उत्तराखंड से। और आपको बता दूं कि नियम कायदे के विरुद्ध है, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में था दिल्ली के। रेजिडेंट तो आप कहीं के भी दिखा सकते हैं, आपकी आईडी कहीं की भी हो सकती है, मगर उनका नाम दिल्ली की वोटर आईडी कार्ड वोटर लिस्ट में है। उसके बाद वो जब उत्तराखंड में हम यमकेश्वर से चुनाव लड़ती हैं, उसके बाद कोटद्वार से चुनाव लड़ती हैं, यानी कि पिछले 5-6 साल बीत जाते हैं। वो चुनाव लड़ने की तैयारी करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, एफिडेविट देती हैं, उनका एड्रेस होता है दिल्ली और उनका नाम होता है दिल्ली की वोटर लिस्ट में। उसके बाद वो चुनाव लड़ती हैं उत्तराखंड में। उसके बाद उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा
कोट द्वार उत्तराखंड से, और तब भी उन्होंने अपने एफिडेविट में एड्रेस दिया दिल्ली का, विच इज फाइन, लेकिन वहां की वोटर लिस्ट में भी नाम और यहाँ की भी वोटर लिस्ट में नाम। और जब इस विषय को मैंने उठाया था और पोस्ट किया था मार्च 2022 में, अभी इलेक्शन रिजल्ट के बाद, तो उसके बाद जाकर उन्होंने अपना नाम हटवाया था दिल्ली की वोटर लिस्ट से। तो इतने साल तो आपका नाम उसी में रहा ना, 5 साल से ज्यादा, जब आप विधायक थे यमकेश्वर की। मगर कायदा और नियम भाजपाइयों के लिए तो होते ही नहीं है, क्योंकि कार्रवाई तो आपके ऊपर भी होनी चाहिए। हम तो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और कल का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा दल बदलू के साथ, क्योंकि अपनी पार्टी बनाने की होशियारी जिसने करी है, अब गाज गिर सकती है उसके सर और जा सकती है उसकी विधायकी। ग्राउंड क्या लेंगे वो कल देखेंगे। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।